नमस्कार मित्रों, आज की क्लास में हम जो ब्रिटिशर्स थे उनका आगमन भारत में कैसे हुआ उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जो अंग्रेज थे, तो सबसे पहले भारत में यूरोपीय देशों में से देखा जाए तो सबसे पहले पुर्तगाली जो है वो भारत आए थे। कब? लगभग 1498 में। फिर उसके बाद आप देखें कि जो अंग्रेज हैं उनका जो है आगमन भारत में हुआ था लगभग 1600 में। कब? 1600 में, 1600 ईस्वी में। और कैसे हुआ था अंग्रेजों का भारत में आगमन? तो 1599 की समथिंग 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने एक रॉयल चार्टर जारी कर उस देश से भारत में एक आज्ञा पत्र लेकर भेजा भारत। ठीक है, किसको? विलियम को, जहांगीर के दरबार में भेजा। और क्यों भेजा था? ताकि उनसे हम भारत में व्यापार करने के लिए और व्यापार से वस्तुएं आयात निर्यात करने के लिए, भारत में व्यापार करने के लिए एक आज्ञा पत्र प्राप्त कर सकें। तो विलियम के द्वारा महारानी एलिजाबेथ, किसको भेजा? विलियम। जहांगीर से आज्ञा पत्र, किसके लिए? व्यापार के लिए। ओके, तो व्यापार के लिए इन्होंने एक आज्ञा पत्र भेजा ताकि हम जो है भारत से व्यापार कर सकें, भारत के क्षेत्रों में व्यापार कर सकें। तो आप देखें कि इन्होंने सूरत में फैक्ट्री खोलने के लिए फरमान, शाही फरमान के द्वारा सूरत में फैक्ट्री खोलने की इनको इजाजत मिल गई। कहाँ? 1609 में सूरत में शाही फरमान के द्वारा इजाजत मिल गई। ओके, अब जैसे ही इनको इजाजत मिली तो इन्होंने अपनी सबसे पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की। फिर इसके बाद इन्होंने उस क्षेत्र में व्यापार करना शुरू किया। हॉकिंस फारसी भाषा का बहुत अच्छा जानकार था। वह हेक्टर नामक प्रथम ब्रिटिश व्यापारी जहाज का कप्तान भी था, जो कि भारत में आया था। और फरमान जो हमने अभी आपको बताया वही फरमान की इजाजत के लिए भारत में आया था। फिर 1611 में मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में अंग्रेज कैप्टन मिडलटन में पहुंचा, व्यापार करने की अनुमति पाने में सफल हुआ। जहांगीर ने 1613 में सूरत में अंग्रेजों को स्थायी कारखाना फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति प्रदान की। देखो क्या हुआ 1611 में। कब? 1611 में मिडलटन भारत आया, जहांगीर से व्यापार के लिए अनुमति मांगी और उसमें सफल भी हुआ। ओके, जैसे ही सफल हुआ तो आप देखें कि एक स्थायी फैक्ट्री या कारखाना खोलने के लिए उसने अनुमति मांगी, जिसमें जहांगीर ने उसको उसके लिए इजाजत दे दी। तो अंग्रेजों की स्थायी कारखाना या फैक्ट्री स्थापित हुई। फिर पुर्तगालियों से एक जहाजी बेड़े में इनका युद्ध हुआ और जिन वस्तुओं पर, भारत की जिन वस्तुओं पर पुर्तगालियों का अधिकार हो गया था या एक अधिकार हो गया था, उस युद्ध के बाद उन्होंने पुर्तगालियों से वो एकाधिकार प्राप्त कर लिया, छीन लिया, क्योंकि वो उस युद्ध में पराजित हो गए थे। कौन? पुर्तगाली। ओके, फिर 1615 में इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का एक दूत सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया। उसका एक उद्देश्य था व्यापारिक संधि करना। टॉमस रो ने मुगल साम्राज्य के सभी भागों में व्यापार करने, फैक्ट्रियां स्थापित करने का अधिकार पत्र प्राप्त कर लिया था। देखो सन 1615 में। कब? 1611 के बाद 1615 में टॉमस रो
थॉमस रो भारत आया। और आज्ञा पत्र से उसका एक ही उद्देश्य था, व्यापार के लिए अनुमति मांगी। कब? 1615 में। ओके। फिर इसके बाद देख लेते हैं कि 1623 में 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश तक अंग्रेजों ने सूरत, आगरा, अहमदाबाद, मछलीपट्टनम तथा भड़ोच में अपनी व्यापारिक कोठियों की स्थापना कर ली थी। और दक्षिण में भी इन्होंने प्रथम अपनी जो व्यापारिक कोठी थी 1611 में मछलीपट्टनम की। देखो, दक्षिण भारत में प्रथम कोठी कहाँ? मसूली पट्टनम में स्थापित की। ओके, या फिर मछलीपट्टनम। ओके। और 1615 तक इन्होंने आगरा, कौन कौन से स्थानों पर? आगरा, बंगाल, बिहार, पटना। बंगाल, बिहार, पटना में अपनी कोठियां या फैक्ट्रियां स्थापित कर ली थी। क्यों? किस किस कारण? व्यापार करने के लिए। फ्रांसिस डे ने 1639 में चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर ले लिया। कालांतर में एक किलेबंद कोठियों ने इस कोठियों फोर्ट सेंट जॉर्ज नाम दिया। देखो, मद्रास में जहां चंद्रगिरी राजा से एक 1639 में चंद्रगिरी राजा से एक जमीन पट्टे पर ली उन्होंने, ठीक है, किसने? अंग्रेजों ने। फिर उस जो वो जगह थी, उस जगह में इन्होंने एक किला का निर्माण किया, एक किलाबंदी बनाई। उसको क्या कहते हैं? फोर्ट सेंट जॉर्ज। ये क्वेश्चन देखने को मिलता है, फोर्ट सेंट जॉर्ज। ठीक है, 1639 में। फिर इसके बाद क्या है? 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान द्वारा अंग्रेजों को एक सुनहरा फरमान के माध्यम से गोलकुंडा राज्य की, देखो गोलकुंडा जो राज्य था 1632 में, अंग्रेजों को गोलकुंडा जो राज्य था वहां के जो शासक थे उनसे उस क्षेत्र की जो है वो क्षेत्र भी इनके अंतर्गत आने लगा और उस क्षेत्र में व्यापार करने की अनुमति उस शासक के द्वारा अंग्रेजों को प्रदान की गई। कब? 1632 में। तो ये धीरे धीरे अंग्रेजों का एकमात्र उद्देश्य यही था कि भारत में आना, व्यापार करना और भारत में राजनीतिक जो शासन है उस पर भी अपना मजबूत पकड़ बनानी है। ठीक है, तो उनका एक उद्देश्य था कि भारत में जितने भी क्षेत्र हैं, जितने भी बड़े बड़े शहर हैं, उन क्षेत्रों में जाकर अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित करना और वहां से वस्तुओं का विदेशों के लिए, अपने देश के लिए आदान प्रदान करना। तो ये इनका मुख्य उद्देश्य था। फिर पश्चिमी तट, आप देखेंगे पश्चिमी तट सूरत बंदरगाह पर उन्होंने एक अपनी कोठी स्थापित की और सूरत बंदरगाह के जरिए वो वस्तुओं का आयात निर्यात ब्रिटेन के लिए करते रहते थे। फिर बात करते हैं 1687 में बम्बई को वेस्टर्न प्रेसिडेंसी का मुख्यालय बना दिया। 1687 में बम्बई प्रेसिडेंसी का मुख्यालय बना दिया। ओके, फिर देखते हैं आगे। धीरे धीरे इन्होंने विशाखापट्टनम, मसूलीपट्टनम, ये सारी स्थानों पर उन्होंने कोठियां स्थापित कर ली। किसने? अंग्रेजों ने। फिर इसके बाद 1691 में जारी एक शाही फरमान के तहत एक मुश्त वार्षिक कर के बदले कंपनी को बंगाल में सीमा शुल्क से छूट दे दी गई। सूतानाती, कालिकाता और गोविंदपुर, ये 3 गांव जब उनको अंग्रेजों को अजी मुसान
द्वारा अंग्रेजों को सुतानाती, कालीकाता और गोविंदपुर नामक 3 गांवों की जमींदारी मिल गई। जैसे ही इन 3 गांवों की जमींदारी मिली तो ये गांव छोटे तो थे नहीं, बड़े थे। कालीकाता पूर्व में कलकत्ता का नाम ही कालीकाता था। तो जब ये 3 गांव उनको मिले जमींदारी के रूप में तो उन्होंने यहीं से अपनी फैक्ट्रियां स्थापित की और यहीं से व्यापार करना शुरू किया। तो जैसे ये उनको मिली तो फिर उन्हें फोर्ट विलियम का नाम दिया, एक किलेबंद बस्ती को बसाया और कलकत्ता की नींव रखी। किसने? जॉब चारनाक ने। तो ये क्वेश्चन आता है कि किसने कलकत्ता की नींव रखी थी? तो जॉब चारनाक ने। ओके, किसकी? कलकत्ता की नींव रखी। फिर इसके बाद आप देखेंगे कि किलेबंद बस्ती पर सुचारू रूप से प्रशासन चलाने के लिए प्रेसिडेंसी और काउंसिल की व्यवस्था की गई ताकि अच्छे से शासन व्यवस्था कायम रखी जा सके। फिर कलकत्ता को अंग्रेजों ने 1700 में पहला प्रेसिडेंसी नगर घोषित किया। कलकत्ता 1774 से 1911 तक ब्रिटिश भारत की राजधानी बना रहा। ब्रिटिश भारत समझते हैं, मतलब जब ब्रिटिशर्स का भारत पर अधिकार था और भारत जो है ब्रिटिशर्स का उपनिवेश था। तो 1700 से आप देखेंगे कि 1774 से 1911 तक ब्रिटिश भारत की राजधानी क्या हुआ करती थी? कलकत्ता। ये क्वेश्चन आपको अच्छे से देख लेना है। फिर देखते हैं 1717 में मुगल सम्राट फर्रुखसियर का इलाज कंपनी के एक डॉक्टर विलियम हैमिल्टन के द्वारा किए जाने से। देखो, मुगल जो एक बादशाह था, कौन सा? फर्रुखसियर। फर्रुखसियर को एक बीमारी हो गई थी जिसके कारण से वो अस्वस्थ हो गया था और उसी समय अंग्रेजी शासन कायम था भारत पर। भारत चूंकि उस समय उपनिवेश बन चुका था, किसका? अंग्रेजी शासन का, ब्रिटिशर्स का। तो आप देखेंगे कि 1717 में मुगल जो सम्राट था फर्रुखसियर, उसको एक बीमारी के कारण वो अस्वस्थ हो गया था। तो फिर उसके बाद अंग्रेजी डॉक्टर, मतलब अंग्रेजों का जो डॉक्टर एक हुआ करता था, वो डॉक्टर हैमिल्टन। ओके, कौन सा? डॉक्टर विलियम हैमिल्टन। तो उसने उसका इलाज किया, किसका? शासक का, फर्रुखसियर का। और इलाज के दौरान उसने सर्जरी वगैरह भी की। तो उस सर्जरी से वो ठीक हो गया। तो जैसे ही वो ठीक हुआ तो उसने उसमें ये फायदा देखी कि इसने मेरा इलाज किया है और ये मैं इससे स्वस्थ हूँ। तो उसने उस खुशी में आके उसको जो है व्यापारिक कोठियों की स्थापना करने का आज्ञा पत्र भी दिया और उसने जो है उसे एक कह सकते हैं कि उपहार या भेंट। तो 3000 रुपये चुकाकर निःशुल्क व्यापार करने तथा बंबई में कंपनी द्वारा ढाले गए सिक्कों का प्रचलन, मतलब जो कंपनी सिक्के ढालती थी उन सिक्कों का प्रचलन बंबई प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आप कर सकते हैं। तो इस चीज का जो है उनको आज्ञा पत्र मिल गया। तो जैसे ये उनको अनुमति मिली तो उन्होंने अपने जो ढाले हुए सिक्के थे उनको चलाना प्रारंभ किया। तो जो भारतीय जो रुपए थे या सिक्के थे उनका जो है चलन गिर गया। वो अब इतने चलन में नहीं थे। किस क्षेत्र में? बम्बई प्रेसिडेंसी में। और उसी क्षेत्र में भारतीय जो वस्तुएं थी उन वस्तुओं का विदेशों विदेशों के द्वारा आयात हो रहा था और विदेशों से जो वस्तुएं लाई जा रही थी वो भारतीय जो बाजार थे उनमें महंगी साबित हो रही थी। तो इसी स्थान से जो भारतीय जो कृषक थे वो और गरीब होते जा रहे थे। भारत में गरीबी आती जा रही थी, दरिद्रता आती जा रही थी और भारत के जो लोग थे वो लगातार अंग्रेजों की गुलामी में लगे हुए थे। तो इसी से भारतीय जो है वो अलग अलग हो रहे थे, उनमें जो है एक एकत्व की भावना नहीं आ पा रही थी और वो इतना अपना एक संगठन भी नहीं बना पा रहे थे। तो इसी कारण से अंग्रेजों ने इसका फायदा उठाया और फूट डालो और राज्य करो की नीति को अपनाया और भारतीय जो क्षेत्र थे उन पर अपना शासन कायम रखा। फिर फरमान को कंपनी का महाअधिकार या मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है क्योंकि ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी अंग्रेजों के लिए। भारत में कंपनी की फैक्ट्री एक किलाबंद जैसी होती थी जिसके अंदर गोदाम, दफ्तर, कंपनी कर्मचारियों के लिए घर होता था। देखो, भारत में ये जो किलेबंदी होती थी, अंग्रेज जो अपनी किलेबंदी करते थे तो उसमें कर्मचारियों और दफ्तर
और जितने भी उनके प्रशासक या कार्यकारी अधिकारी होते थे, उन सभी के लिए घर, उनका रहवास, निवास, कामकाज के लिए उनका सभी व्यवस्थाएं उसके अंदर होती थी। तो ऐसी उनकी किलेबंदी होती थी। फिर बम्बई कंपनी ने सिक्कों को संपूर्ण मुगल राज में चलाने की अनुमति दे दी। धीरे धीरे ऐसा हुआ कि बम्बई प्रेसिडेंसी के अंतर्गत जो सिक्के चलाए जा रहे थे, मुगलों के द्वारा जो चलायमान सिक्के थे, वो पहले बम्बई प्रेसिडेंसी में ही अलाउ थे कि यहाँ आप ये सिक्के प्रचलन में ला सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे फिर पूरे भारत में उनका प्रचलन हो गया उन सिक्कों का। तो जैसे जितना भी मुगल राज्य था, मुगल राज्य में पूरे मुगल राज्यों ने ये अधिकार दे दिया। तो जैसे ये अधिकार दिया तो उनके लिए एक ये बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। तो उसके बाद से कंपनी का विस्तार और अधिक हुआ और उसके व्यापार में भी वृद्धि हुई। तो 18वीं शताब्दी के मध्य ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल से निर्यातित होने वाली प्रमुख पदार्थ स्टेपल कमोडिटीज में कपास, रेशम, अफीम, सोरा, बारूद निर्माण में उपयोग आदि में शामिल थे। तो निर्यात मतलब जो भारत से बाहर जा रहे थे, तो कपास, रेशम और सोरा, अफीम, ये सारी जो चीजें हैं, ये सारी चीजें भारत से बाहर जा रही थी। कौन सी? कपास, रेशम, सोरा, अफीम, निर्यातित वस्तुएं। ओके। तो इस प्रकार भारत में अंग्रेजों का आगमन हुआ था। कैसे हुआ था भारत में अंग्रेजों का आगमन? तो हमने आपको अभी बताया कि लगभग 16वीं शताब्दी में, 1600 के समथिंग, महारानी एलिजाबेथ विलियम को भेजा। क्यों भेजा? एक आज्ञा पत्र और व्यापार की अनुमति के लिए, जिसमें वो सफल हुए व्यापार के लिए। 1609 में सूरत में शाही फरमान के द्वारा एक इजाजत मिली उनको कि आप सूरत में व्यापार कर सकते हैं और सूरत में अपनी कोठी की स्थापना कर सकते हैं। फिर 1611 में मिडलटन जहांगीर व्यापार के लिए अनुमति मांगी, जिसमें भी वो सफल रहे और उनने अपने व्यापार को आगे बढ़ाया। फिर 1615 में टॉमस रो भारत आया, जिसने आज्ञा पत्र से व्यापार के लिए अनुमति मांगी और जिसमें उसको सफलता मिली। कुल मिलाकर इनका एक ही काम रहता था, एक ही उद्देश्य रहता था कि भारत जाना है और वहां से आज्ञा पत्र प्राप्त करना है, मतलब अनुमति मांगना है विशेष क्षेत्रों में व्यापार के लिए। और जैसे ही अनुमति मिली तो वो अपने व्यापार को शुरू करते थे। फिर दक्षिण भारत में उनकी प्रथम कोठी मसूलीपट्टनम में या मछलीपट्टनम में खोली। फिर 1639 में चंद्रगिरी के जो राजा थे, वहां के शासक से एक कुछ क्षेत्र प्राप्त किया और उस क्षेत्र में एक किलाबंदी की गई, जिसे फोर्ट सेंट जॉर्ज के नाम से जाना जाता है। फिर 1687 में बम्बई प्रेसिडेंसी को अपना मुख्यालय बना लिया, पश्चिम का मुख्यालय बना दिया। ठीक है। फिर आगरा, बंगाल, बिहार, पटना, ये सारी क्षेत्रों में इनकी कोठियां लगभग स्थापित हो चुकी थी और ये अपना व्यापार कर रहे थे। जॉब चार्नक ने कलकत्ता की नींव रखी थी। कपास, रेशम, सोरा, अफीम, ये सारी निर्यातित वस्तुएं वो होती हैं जो भारत से बाहर जा रही थी। कहाँ? विदेशों में, यूरोपीय देशों में। तो ये अंग्रेज ही थे जो भारतीय वस्तुओं को बाहर ले जा रहे थे और कम कीमत पर ले जा रहे थे, और जो वस्तुएं वो भारत में ला रहे थे, वो अधिक कीमत की वो वस्तुएं बेच रहे थे। तो इससे क्या है, भारतीयों के लिए तो नुकसान हो रहा था, लेकिन अंग्रेजों के लिए बहुत ज्यादा इससे फायदा हो रहा था, और जो भारत का जो धन है वो बाहर विदेशों में जा रहा था। तो इसमें आपको इसमें ज्यादा और कुछ नहीं समझना है, सिर्फ इतना ही समझना है कि भारत में जो है अंग्रेजों का आगमन कैसे हुआ। तो आपको बस यही सेम प्रोसेस, यही थ्योरी आपको उठा के वहाँ आंसर सीट में रख देनी है, और यही आपको उसमें लिखना है कि ऐसे ऐसे उनका आगमन हुआ था। फिर ये सारे सभी व्यक्तियों के नाम आपको याद होने चाहिए कि पहले इनका आगमन हुआ था, इनने क्या फरमान प्राप्त किया और इन्होंने क्या मदद की। ये सारी चीजें आपको प्राप्त होनी चाहिए और आपको पता होनी चाहिए, ताकि आप आंसर कॉपी में अच्छे से लिख सकें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।